नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लाख टके का एक सवाल कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम किस तरह से महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले चुनावों को प्रभावित करेंगे। क्या इनका असर वहां के मतदाताओं पर भी पड़ेगा और क्या भारतीय जनता पार्टी का जो दांव हरियाणा में चला है वही दांव वह महाराष्ट्र और झारखंड में चला पाएगी। लेकिन जिस तरह से तस्वीर जम्मू कश्मीर में बदली है, साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके, वह एक अलग ढंग का संदेश इन दोनों राज्यों के मतदाताओं को और इंडिया गठबंधन की पार्टियों को दे पाएगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर इस बात की गवाही दे रहा है कि सब कुछ अगर सत्ता कर ले, लेकिन मतदाता चाहे कि उसे सत्ता को एक जवाब देना है, तो वह जवाब जम्मू कश्मीर की जनता ने निश्चित तौर पर दिया है। पॉलिटिक्स में, खास तौर से चुनावी पॉलिटिक्स में, जो पर्दे के बाहर दिखाई देता है उससे बड़ा खेल पर्दे के पीछे होता है। खास तौर से हरियाणा के जो परिणाम हैं वह एक साफ संकेत दे रहे हैं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो तीसरी बार सरकार बनने जा रही है उसमें जो अंडर करेंट्स थे उसने कितनी अहम भूमिका निभाई। 26 बिरादरियों में 35 = 1, यानी 35 बिरादरी और एक बिरादरी के बीच का जो संघर्ष बनाना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, उसमें उसे बड़ी सफलता मिली है। लेकिन बड़ा संदेश जम्मू कश्मीर से भी आ रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए एक पर्सनल चुनाव भी था। जिस तरह से 2019 में 5 अगस्त को 370 यहां से हटाई गई, आपको जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर की जो 90 सीटें हैं उनमें जिस तरह का परिणाम हमारे सामने हैं, उसमें अभी साफ है कि जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनके बीच चुनावी समझौता था। सीपीएम की एक सीट थी। इन सबको मिलाकर 50 के करीब का आंकड़ा है और यह एक स्टेबल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के लिए गारंटी है। क्योंकि यहां भारतीय जनता पार्टी ने जो दांव चला था वह बहुत ही खतरनाक दांव था। आपको यह जो नक्शा दिखाई दे रहा है, इसमें जिस तरह से जम्मू का जो पूरा का पूरा इलाका है, यह इलाका आपको दिखाई दे रहा है, यह पूरी तरह से भगवा में रंगा हुआ है। और उसी का नतीजा आपको 29 सीट्स जो बीजेपी को मिली हैं और उसका वोट परसेंटेज जो बढ़ा है, 25% वोट मिला है, वह बहुत अहम है। घाटी में भी उसने चुनाव लड़ा और घाटी में भी उसका वोट परसेंटेज बढ़ा है। लेकिन यहां खास बात यह है कि जिस तरह से डोडा वाली सीट निकाली है आम आदमी पार्टी ने, वह भी एक नई शुरुआत है पॉलिटिक्स में। लेकिन जिस तरह से एनसी के पक्ष में यह पूरा चुनाव गया है कश्मीर घाटी का, वह एक क्लियर मैसेज दे रहा है कि कश्मीर की जनता ने, कश्मीर घाटी की जनता ने निश्चित तौर पर अभी तक की जांची परखी नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना। और जिस तरह से अनगिनत इंडिपेंडेंट और अनगिनत नई पार्टियां, तकरीबन 40 के करीब नई पार्टियों का जन्म सिर्फ इस इलाके में हुआ था 2019 के बाद, उन पार्टियों को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी कश्मीर घाटी के मतदाताओं ने। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो एक बड़ा दांव था कि 5 विधायक जो उसे चुनने की अनुमति थी यहां के एलजी मनोज सिन्हा को, और उसके जरिए 90+5 का समीकरण, वह चाहता था कि किस तरह से वहां पर जम्मू कश्मीर में एक हिंदू मुख्यमंत्री बने। फिलहाल अगर कुछ बड़ा चेंज नहीं होता तो वह प्रयोग, वह अपेक्षा बीजेपी की सक्सेसफुल नजर नहीं आ रही है। जम्मू कश्मीर की जनता ने, और घाटी में के अलावा अगर आप जम्मू को देखिए तो जम्मू के रीजन्स में भी कांग्रेस ने कुछ इलाकों में अपना प्रदर्शन ठीक किया है। जिस तरह से सीपीएम ने अपनी सीट, यूसुफ तारागामी ने कुलगांव से अपनी सीट को रिटेन किया है, वह भी एक बड़ा संदेश है। आइए अगर आप मेरे साथ रुख कीजिए हरियाणा को लेकर जिस तरह की कयास था, जिस तरह से तमाम चुनावी आकलन किए जा रहे थे कि यहां पर कांग्रेस की आंधी है, 60+ सीटें मिलेंगी, उसने बता दिया है कि सब कुछ पहले से बताना मुश्किल है। और भारतीय जनता पार्टी का जो
पर्दे के पीछे से खेल चलता है वह बहुत मारक होता है। इसमें मेरे हिसाब से 3 फैक्टर्स ऐसे इंपॉर्टेंट रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस के पक्ष में माहौल होने के बावजूद वोट में उसे तब्दील नहीं किया, सीटों की बढ़त में उसे तब्दील नहीं किया। हालांकि कांग्रेस का वोट परसेंट बीजेपी से ज्यादा है, लेकिन आप देखिए जो परिणाम दिखाई देता है वह एक बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से 50 के करीब सीटों पर बीजेपी पहुंची है, यानी पिछले चुनाव से 10 अधिक सीटें, इसमें उसके पक्ष में जो काम किया है वो जो 36 बिरादरियों वाला हरियाणा माना जाता है, उसमें बीजेपी ने पूरी कोशिश की साम दाम दंड भेद लगाकर कि इस चुनाव को 35 बनाम 1 में तब्दील करने का, यानी 35 बिरादरियां एक तरफ और जाट एक तरफ। इसका उसे खासा फायदा होता दिखाई दिया है इन चुनावों में, उसे वो नीचे तक ले गई है। और इसीलिए कांग्रेस को वोट तो पड़े हैं, पिछली बार से उसका वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, 10 के करीब बढ़ा है, लेकिन सीटें देखिए 35 हैं, सिर्फ 4 बढ़ी हैं। और इसमें जो दूसरा अहम फैक्टर रहा है वह फैक्टर आरएसएस का है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस तरह से हरियाणा की इन 90 सीटों का प्रभार अपने कंधों पर लिया, एक के बाद एक यहां पर छोटी बड़ी बैठकों को आयोजित किया और सीधा मैसेज दिया कि यह चुनाव 2025 के लिहाज से है और तमाम लोगों को जमीन पर जाके लोगों से जो नाराजगी है उसे मैनेज करना होगा, हिंदू कार्ड खेलना होगा। और आप देखिए यही बड़ी वजह है कि इन चुनाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार कैंपेनर के तौर पर सामने नहीं आए। सामने आया तो कौन आया, हमने देखा योगी आदित्यनाथ और हेमंत विश्व शर्मा। दोनों के जो भाषण हैं वह नफरती भाषणों में एक दूसरे से होड़ लेते हुए दिखाई दे रहे थे, इसका एक असर दिखाई देता है। और तीसरा बहुत अहम फैक्टर जो एक अंडर करंट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाता दिखाई दिया, जिस पर चर्चा न के बराबर थी तमाम मीडिया घरानों में, वह था बलात्कारी हत्यारे राम रहीम का कार्ड। जी हां, ध्यान से देखिए, वह यहां पर उत्तर प्रदेश में बागपत में बैठकर इस इलाके के चुनाव को मॉनिटर कर रहा था। उसने जिस तरह से बाहर दोबारा वह आया, पहले अगस्त में बाहर आया, उसके बाद फिर अगस्त में 21 दिन के लिए बाहर आया और उसके बाद दोबारा चुनाव आयोग की मदद से वह ऐन चुनाव के समय मतदान से पहले इस पूरे इलाके को प्रभावित करने का काम कर रहा था। और जो बैठक उसने की, उस बैठक में वह सशरीर खुद मौजूद नहीं था, वह बागपत में अपने धाम में था, लेकिन जो बैठक हुई उससे क्लियर मैसेज गया, जिस पे रिपोर्ट्स भी आई, हमने भी बात की। अपने तमाम लोगों को उसने बोला कि बीजेपी के लिए वोट करना है और सिर्फ वोट ही नहीं करना है, आपको चुनाव बूथ तक जाना है और लोगों के अंदर उत्साह भरना है और अपने साथ 5 लोगों को ले जाना है। हर एक व्यक्ति 5 वोट की गारंटी करेगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं, डेरा सच्चा जैसे काम करता है, उसमें सब लोगों को अपने साथ जो लोगों को ले गए हैं उनकी फोटो खिंचवाने तक की बात कही गई थी कि आप 5 लोगों के वोट डलवा रहे हैं, इसका प्रमाण भी आपको अपने पास रखना होगा। अब सवाल यह उठता है कि यह जो पूरी बेल्ट है, इस बार आपको दिखाई देगा कि हरियाणा में कुछ बेल्ट्स में बीजेपी ने खासा फोकस किया है, यहीं पर लाडवा भी आती है। और आप देखेंगे कि जिस तरह से लाडवा की सीट जहां से उतारा गया था, यह लाडवा की सीट नायब सिंह सैनी को यहां से उतारा गया था, और यहां पर जिस तरह से एंटी जाट वोटों का ध्रुवीकरण लाडवा में नायब सिंह सैनी को उतार कर किया गया, उसका असर आसपास की तमाम विधानसभा सीटों पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। पुंडेरी हो, ऊंचा कलान हो, या फिर गारकुंडा हो,
यहाँ पर इसराना, ये सारी सीटें ऐसी सीटें रही हैं जहाँ पर अभी तक दूसरे ढंग की पॉलिटिक्स चलती रही है। लेकिन यहाँ पर इस बार जो दिखाई दे रहा है, जींद आपको दिखाई देगा, ऊंचा कलान आपको दिखाई देगा, नरवाना आपको ये इस साइड से जो जुड़ा हुआ है वह दिखाई देगा। इन सारी सीटों पर जिस तरह का ध्रुवीकरण हुआ और उसके बाद जिस तरह से बाकी सीटों पर ध्रुवीकरण हुआ, ख़ास तौर से फरीदाबाद में पहले से सीट रही है, यह सीट बहुत ख़ास है। सोहना, यहाँ पर मैं खुद गई थी और जिस तरह से सोहना से जो खबरें आ रही थी उस समय वह एक क्लियर मैसेज दे रही थी कि सोहना में इस बार हो सकता है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल बने, क्योंकि कांग्रेस ने सोहना से गुर्जर कैंडिडेट को उतारा था। और ध्यान से देखिए, यह बिल्कुल मेवात से जुड़ा हुआ इलाका है। मेवात में कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, आफ्ताब अहमद नूह से जीते हैं। वही जो सांप्रदायिक सीट रही है जहां पे बहुत पोलराइजेशन करने की कोशिश थी, वहां कांग्रेस जीत पाई है। पहले भी वहां से उनके कैंडिडेट थे, फिरोजपुर झिरका से वो जीते हैं, हाथिन से वो जीते हैं, और ये लोग लगातार वहां बता रहे थे कि ये तीनों सीटें रहेंगी। लेकिन यहाँ पर जो पूरा का पूरा समीकरण रहा है, और अगर आप वोटों का शेयर देखें, सोहना की सीट सारी चीजें खोलकर कह रही है। और वह जो वोट शेयर है, कितने वोट किसको पड़े, अगर यह ध्यान से देखिए, बीजेपी को पड़े हैं 52,000 वोट, जीते हैं वहां से तेजपाल तंवर, और इंडिया को मिला है, यानी कांग्रेस को मिला है तकरीबन 40,000 वोट। और जो इंडिपेंडेंट है यहां से, उसको मिले हैं 36,000 वोट। अदर्स को करीब 35,000 के करीब वोट पड़े हैं। हरियाणा चुनाव इसलिए भी जाना जाएगा क्योंकि जिस तरह से यहाँ चुनावी बिसात बैठाई भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस के साथ मिलकर, और उसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की भरमार की है, वह भाजपा की जीत को सुनिश्चित करने के लिए काफी थी। यह हर सीट पर आपको इस तरह के समीकरण दिखाई देते हैं जहां जहां से भाजपा जीती है। अगर आप देखिए, ये मैं बदरा की बता रही हूं, बदरा में 55,000 बीजेपी को मिला, कांग्रेस को मिला तकरीबन 48,000, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उसको मिला है 24,000 वोट। इसी तरह के समीकरण तकरीबन हर जगह से आपको दिखाई देंगे कि कांग्रेस जहां सीट हारी है, वहां पर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या छोटी बड़ी पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं, उनको जो वोट परसेंटेज है, वह मार्जिन ऐसा है जो निर्णायक साबित हुआ है। फिलहाल एक बात तय है कि हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस के जो हुड्डा परिवार है, जिसने शैलजा को भी बाहर रखा और अपने ऊपर दलित विरोधी होने का लेबल ओढ़ने पर बहुत खुशी मनाई, वह क्या सबक सीखेगा। और इस तरह से जो माइक्रो लेवल पर चुनाव मैनेज होता है, खास तौर से हरियाणा में हुआ, उससे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कुछ सबक सीखकर महाराष्ट्र और झारखंड में कायदे की रणनीति बना पाएगी कि नहीं, यह इन चुनावों से एक क्लियर संदेश के तौर पर इंडिया गठबंधन के पास पहुंचना चाहिए। शुक्रिया।